हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में। हम लोग पहले वाले क्लास में क्या देखे थे, इंट्रोडक्शन देख चुके थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल, कौन कौन सा साइकिल हम लोग को पढ़ना है वो चीज़ देखे थे, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिए थे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्लोजर स्टेटमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे हम लोग। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है, जैसे कि आपकी इंजन इंजन है, टू व्हीलर इंजन है, उसकी एक एफिशिएंसी होती है। जितना डब्ल्यू नेट आपको मिल रहा है और जितना आप सप्लाई कर रहे हो उस उनके रेशियो को ही क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हो। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में होता क्या है, सीओपी में होता क्या है, सीओपी इक्वल टू होता है आपको जो भी डिजायर्ड इफेक्ट आप चाहते हो, ठीक है। एक कंट्रोल वॉल्यूम है, जैसे कि यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये क्या आपका हीट पंप है, ठीक है। हीट पंप ये कहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से। ये वाला रिजर्वायर है T1 और ये वाला रिजर्वायर है आपका T2। ये क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये हीट पंप क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर T1 से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एंड T2 अमाउंट ऑफ हीट T2 रिजर्वायर को क्या क्या T2 में क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, ये वाला रिजर्वायर का हीट क्या है, ये लेके जा रहा है और इसमें T2 में Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, T1 का जो टेम्परेचर होगा वो लेसर होगा T2 के टेम्परेचर से, यहाँ से, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये मान लो कि आपका रेफ्रिजरेटर का कंट्रोल वॉल्यूम है। रेफ्रिजरेटर जो मैंने आपको बताया था उसका कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ से हीट जो आपका फ्रूट्स रखा हुआ है और जो भी आप प्रिजर्व करके रखे हो वेजिटेबल्स वगैरह, वहां से हीट निकाल के ये T2 में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। T2 रिजर्वायर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, फिर आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया ना। डिजायर्ड क्या रहे हो आप कि मेरा Q1 मतलब आपको वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स का हीट जो है एक्सट्रैक्ट हो जाए और वो खराब ना हो, वो ज्यादा हॉट ना हो, क्या ताकि वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है। आप सूख ना जाए जल्दी से, तो उसको आप ठंडा करके रख रहे हो, मतलब उसका हीट जो है आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यही आपका डिजायर्ड है, मतलब यही आपका चाह है, ठीक है। आप यही आप चाहते हो। तो क्या चाहते हो, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट हो जाए मेरे फ्रूट से, वेजिटेबल से, जो भी मैं प्रिजर्व करके आपके रेफ्रिजरेटर हो गया वहां रखा हूँ, ठीक है। तो और डब्ल्यू नेट जितना आप हीट पंप को क्या कर रहे हो, आपका कंप्रेसर जो होता है, आप कितना डब्ल्यू वर्क दे रहे हो उसको, ठीक है। डब्ल्यू नेट कितना वर्क सप्लाई कर रहे हो इस हीट पंप को, यही हो जाता है, इनका रेशियो क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसके बाद हम लोग अगर बात करें COP इज इक्वल टू Q1 बाई इस डब्ल्यू नेट को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर फ्रॉम योर एनर्जी कंजर्वेशन से, अगर हम लोग इसमें हीट पंप में अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, एनर्जी कैन नदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है, जो वर्क नेट है वो इस ये वाला क्या है आपका सिस्टम है। पहले इस सिस्टम को देखो, हीट पंप को आप सिस्टम मानो, जिसको अपने को एनालिसिस के लिए पकड़ना है, ठीक है। इसको क्या है, सिस्टम मानते हैं। इसमें टोटल डब्ल्यू कितना वर्क ऐड हो रहा है, डब्ल्यू नेट बस ऐड हो रहा है, डब्ल्यू नेट वर्क हेड इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका हीट जो है Q1 अमाउंट ऑफ हीट ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, Q2 इसमें दे रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q2 जो सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। अगर आप जानते हो जैसे कि 2D सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि हीट पंप है, ये हीट पंप में अगर डब्ल्यू नेट 2D सिस्टम है तो वो नेगेटिव होगा। मतलब कोई भी सिस्टम में अगर वर्क करते हैं हम लोग, तो वर्क डालते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन से, हम लोग साइन कन्वेंशन भी देखे थे, नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हीट यहाँ पर देख लो, Q1 जो है 2D सिस्टम, मतलब हीट पंप में हीट जा रहा है, तो क्या करूंगा मैं, Q1 को पॉजिटिव लूंगा, और जो हीट जो है फ्रॉम द सिस्टम, मतलब हीट जो है निकल रहा है सिस्टम से, हमारा सिस्टम क्या है, यहाँ पर हीट पंप है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमारे हीट पंप से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, निकल रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, Q1 माइनस ये माइनस Q2 हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, फ्रॉम द सिस्टम है। अगर अगर ये मान लो कि आपका एक सिस्टम हो गया,
अगर वर्क दे रहे हो इसको, आप वर्क प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, ये नेगेटिव वर्क कहलाएगा। अगर सिस्टम से हमें वर्क मिल रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क कहलाता है। अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ तो ये पॉजिटिव होता है। अगर सिस्टम से हीट लॉस हो रहा है तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तभी आप ये चीज आपको समझ में आएगा। तो डब्ल्यू नेट आपका हो क्या जाएगा, यहाँ से Q2 माइनस Q1, ये आपका डब्ल्यू नेट हो जाएगा, माइनस साइन इधर ट्रांसफर होगा। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, ये आपका हो गया COP। इसके बाद हम लोग देखें, अगर इसके बाद क्या चीज, ये तो हो गया COP। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग जान लिए। अब मैं अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर देखो इसको, आपका एंट्रोपी प्रिंसिपल से, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, मान लो कि क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, एडियाबैटिक मींस हीट लॉस जो होता है, हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम विल बी इक्वल टू जीरो, ये क्या नाता है आपका एडियाबैटिक। अगर आप थर्मोडायनेमिक पढ़े हो तो आपको रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक आपको एकदम वेल आप समझ पाओगे। ठीक है, एकदम अंडरस्टैंड आपका जो यहाँ पास एकदम आप समझ पाओगे। जो आपका डेल एस क्यों जीरो ले रहा हूँ, मान लो कि जो प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक है, देन दिस विल बी योर चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू जीरो, वी कैन राइट। हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप थर्मोडायनेमिक पढ़े होगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है फिर, ये मान लो कि आपका क्या प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये चीज यहाँ पास हो रहा है, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां से हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टम को आप लोग देखो, सिस्टम को एंट्रोपी होता क्या है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू जीरो। अगर चेंज इन एंट्रोपी बोलूं तो यही लिखूंगा, हीट, ये क्या है, हीट, कितना हीट आप जैसे कि आप यहाँ से हीट जो है एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो, कितना अमाउंट में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, Q1 अमाउंट में हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना टेम्परेचर में, T1 अमाउंट के टेम्परेचर में। तो Q/T1 ये क्या हो जाएगा आपका, एंट्रोपी कहलाता है यही। तो यहाँ पास Q1/T1 ये हो गया एंट्रोपी, माइनस Q2/T2 इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। इसको क्या लिख सकते हो, Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू जीरो मींस S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग इसको अगर यहाँ से देखिए सिस्टम को, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम का, ये क्या है, सिस्टम के लिए है, सिस्टम के लिए। तो सिस्टम के लिए देखो तो Q1/T1 ये 2D है, तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा पॉजिटिव साइन। और ये जो है आपका सिस्टम से बाहर निकल रहा है, मैं आपको बोला था हीट जो है फ्रॉम द सिस्टम होता है, तो इसको नेगेटिव, इसी कारण यहाँ पास नेगेटिव लिए हैं। ठीक है, ये नेगेटिव क्यों हुआ समझ में आया, ये मैं लिखा हूँ, ये डेल एस को लिखा हूँ, S1 माइनस S2 ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पास ये क्या है आपका, ये टू द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम से ये आया है। ये माइनस Q2 अमाउंट है, वो माइनस क्यों लिया यहाँ पास, क्योंकि ये जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो फ्रॉम द सिस्टम, ये क्या है, हीट फ्रॉम ऑफ का सिस्टम माने है, इसी को एनालिसिस के लिए पकड़े हैं। तो यहाँ से फ्रॉम द सिस्टम Q2 अमाउंट जा रहा है, तो इसी कारण हम लोग यहाँ पास नेगेटिव साइन लिए हैं। तो ये हो गया हमारा Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2, इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2, इस ये वाला जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर दोगे तो COP आपका टेम्परेचर के टर्म में निकल के आएगा T1/T2 माइनस T1। ये आपका क्या हो जाएगा, COP हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वेयर T1 क्या है, रिजर्वायर है, लोअर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। ठीक है, और T2 क्या है, अपर जो आपका हायर लेवल का रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर है। ठीक है, अब रिजर्वायर होता क्या है, यहाँ पर रिजर्वायर वर्ड का मैं यूज किया। अब होता क्या है रिजर्वायर जैसे कि समुद्र में अगर आप एक थोड़ा सा पानी निकाल भी लोगे कोई फर्क पड़ेगा, लेवल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी कारण उसको रिजर्वायर बोलते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा अमाउंट में हीट एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना, तो इसके टेम्परेचर में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसी कारण इसको रिजर्वायर बोलते हैं।
आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसका टेम्परेचर T1 ही रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है ना। इसी कारण इसको रिजर्वायर बोलते हैं। मतलब इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। जैसे कि समुद्र का वाटर कैपेसिटी वो क्या इनफाइनाइट है ना, वाटर कैपेसिटी क्या है, समुद्र का इनफाइनाइट है। सिमिलरली वाटर की जगह हीट ले लो ना, एक रिजर्वायर ले लो, उसमें हीट डाल लो, हीट डालो, पूरा हीट डालते रहो, उसका कैपेसिटी अगर इनफाइनाइट है हीट कैपेसिटी, तो वो आप ये इनफाइनाइट हीट दोगे फिर भी उसका टेम्परेचर जो है ना 1% उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला है, वो जो टेम्परेचर में रहेगा वही टेम्परेचर में रहेगा। तो ये इसी तरह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। जैसे कि आपका समुद्र का वाटर होता है उसी तरह ये आपका हीट का रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो ये चीज मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब चलते हैं आपका यूनिट रेफ्रिजरेशन, ठीक है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की ओर हम लोग देख रहे थे, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। तो यहाँ पास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसमें आपका होता क्या है, आप 1 टन वाटर को, ठीक है, कितने टन, 1 टन वाटर को, 1 टन हमारा वाटर है, 1 टन वाटर है, तो इसको ये कितने डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में, इसको इसको आइस में कन्वर्ट करने में 24 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। कितने घंटे का, 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट होता है ये, तो कितने घंटे में हो रहा है, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, 1 ton of water will be converted into ice. 1 ton of water at 0 degree Celsius will be converted into 0 degree Celsius of ice. 1 ton 0 degree Celsius of ice, ठीक है। तो यहाँ पास कितना टाइम हो रहा है, 24 आवर्स में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये लेटेंट हीट, आपका लेटेंट हीट, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है यहाँ से, मतलब जब वाटर से आइस में कोई भी चीज कन्वर्ट होगा, जब वाटर से आइस में, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में जब कन्वर्ट होगा, तो लेटेंट हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेटेंट हीट रिलीज करेगा। तो लेटेंट हीट होता क्या, कितना है, 335 किलो जूल पर केजी होता है, किसका, वाटर का। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में जब कन्वर्ट होता है, तो लेटेंट हीट कितना रिलीज करता है, वो 335 किलो जूल पर केजी, कितने घंटे में कर रहा है, और 24 आवर्स में कर रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1 टन का मतलब होता क्या है, 1 टन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या, कितना हीट ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं रेटेड फॉर्म में लिखूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 1 टन ऑफ वाटर ये कितना हो जाएगा, ये 1 केजी का है, पर केजी 335 किलो जूल पर केजी। आपके पास कितना, 1 टन वाटर है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 997 केजी होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये 997 केजी का आइस होता है अप्रोक्सीमेटली, इसको 1 टन बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली में। तो यहां से जब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 335 Q इक्वल टू 335 इंटू ये हो जाएगा आपका 997 के लिए, क्योंकि एक केजी के लिए है। अगर हम लोग 997 के लिए निकाले तो ये इंटू हो जाएगा। अब सिमिलरली रेटेड फॉर्म में लिखना है हम लोग को, ठीक है, वॉट जूल किलो जूल पर सेकंड के रूप में लिखना है, ठीक है, वॉट के फॉर्म में लिखना है, किलो वॉट के फॉर्म में लिखना है। तो 24 इंटू 3600 ये चीज कर दूंगा, क्योंकि जब आप किलो जूल पर सेकंड लिखते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, किलो वॉट के हिसाब से लिख सकते हो। किलो वॉट के हिसाब से में क्यों लिखना है हमको, जब आप मार्केट में जाते हो एसी खरीदने या फिर रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो, तो बोलते क्या हो, आपको 1 टन का रेफ्रिजरेटर चाहिए, 2 टन का, 3 टन का रेफ्रिजरेटर चाहिए, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 1 टन बराबर ये कितना होता है, ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स आप इसको कैलकुलेट करोगे अब 335 इंटू 997 एंड 24 इंटू 3600 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 3.1567 किलो वोट के। यही होता है 1 टन इक्वल्स टू 3.167 किलो वोट। आपको कितने टन का एसी चाहिए, कितने टन का रेफ्रिजरेटर चाहिए, आपके अपने यूज के हिसाब से, आपके रूम के हिसाब से आप खरीदते जो हो, तो यही होता है 1 टन इक्वल्स टू 3.5167 किलो वोट।
ये हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। जब ये हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, जब आपका 1 टन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में 997 या फिर 1 टन 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट होता है कितने घंटे में, 24 आवर्स में, उसी को 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोला जाता है, उसी को 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोला जाता है। तो ये हो गया यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसके बाद हम लोग को ये हो गया आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है फिर तो ये रहा हमारा आज का आपका सीओपी और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में थोड़ा सा टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। सो थैंक यू, जय हिंद।